हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुराग क्लासेस में। यार बच्चों, जैसे कि आपको पता है आपका पैट का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, ठीक है। तो मैंने सोचा अब आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस करा देता हूं। आपको पता है पैट के एग्ज़ाम में रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन रीजनिंग के 5 क्वेश्चन के लिए आपको रीजनिंग के 25 से 30 चैप्टर नहीं पढ़ने। कभी आप 25 से 30 चैप्टर पढ़ के टाइम वेस्ट करो, ठीक है, ये नहीं पढ़ने। केवल आपको 5 से 6 चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में पैट के दिए हुए हैं। केवल 5 से 6 चैप्टर से ही आपके रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन चैप्टर से ही मैं आपको 5 क्वेश्चन की सीरीज चलाने वाला हूँ। ये सीरीज कब तक चलेगी? जब तक आपका पैट का एग्जाम होगा। रोज शाम को आपको 6 बजे ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। कितने बजे? 6 बजे आपको शाम को ये वीडियो रोज मिल जाएगी। आप देखेंगे, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। और इससे आप क्या करेंगे, आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं कि हम 5 में से कितने क्वेश्चन पैट में सही करने वाले हैं, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन गलत हुआ है आप जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पता है पूरी रीजनिंग पढ़ा रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिस चैप्टर का क्वेश्चन गलत हुआ उस चैप्टर को जाके कंप्लीट कर लेंगे और आप बहुत अच्छे से स्कोर रीजनिंग में करने वाले 5/5 का, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, यदि एक माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है तो माह का 11वां दिन क्या होगा? इसका कहने का मतलब क्या है, यदि एक माह, कोई एक माह है, उसका तीसरा शनिवार क्या है? 20वां दिन है, तो माह का 11वां दिन क्या होगा? मतलब ये कहता है कि 20 तारीख, किसी महीने की 20 तारीख क्या है? शनिवार। 20 तारीख को क्या है? शनिवार है। तो इसने पूछा है 11 तारीख को, मतलब 11वां दिन कौन सा होगा, ठीक है। 11वें दिन क्या होगा? तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं या नहीं। पहले एक बात समझ लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन और भी बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं 1 तारीख का सोमवार है, ठीक है, 1 तारीख का सोमवार है, तो आप कहोगे सर प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। तो 7 दिन बाद 8 तारीख को अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर सोमवार ही होगा, ठीक है। क्या होगा? सोमवार होगा। अगर मैं कहूं फिर इसमें 7 जोड़ दूं तो फिर आप कहेंगे सर 8 7 15 तारीख, 15 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार होगा। तो आप यहां से क्या देखते हैं, आप कहते हैं सर हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आपको पता है 20 तारीख को क्या है? 20 को क्या है? शनिवार, ठीक है, शनिवार। तो आप कहोगे हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। अगर मैं 20 में से 7 जोड़ दूं या इसमें 20 में 7 घटा दूं तो वही दिन आने वाला है। तो क्योंकि मुझे 11 तारीख को बताना है तो इसमें से मैं 7 माइनस कर देता हूं। जब 20 में 7 माइनस करूंगा कितनी तारीख आएगी? 13 तारीख। तो 13 तारीख को भी क्या होगा? शनिवार होगा, ठीक है। क्या होगा? शनिवार होगा। मुझे क्या बताना है? 11 तारीख को बताना है, 11वां दिन बताना है। तो 12 का क्या होगा? शुक्र, और 11 का क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको इतना पता है तो, ठीक है। आसान है या नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है और काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहा गया है, यदि ए को कितना लिखा जाता? 26 लिखा जाता, 26, और सन को 27 लिखा जाता है, तो कैट को क्या लिखा जाएगा? काफी आसान है। सबसे पहले हमें देखना है ए को जो लिखा गया है 26, ये किस तरीके से लिखा गया है। ए को क्या लिखा गया है? 26। तो आप कहेंगे सर ए तो, ए की प्लेस वैल्यू तो 1 होती है, 1 लिखता तब तो हम डायरेक्ट ही कर देते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ए को 26 किस तरीके से इसने लिखा होगा? डायरेक्ट माइंड में बात आनी चाहिए। ये कब आती है? जब हम प्रैक्टिस किए होते हैं।
तो ए को 26 कैसे लिखा है इसने? आप कहोगे सर ए का अपोजिट होता है जेड। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। जेड की प्लेस वैल्यू इसने लिख दी है 26। क्लियर है? ए को 26 कैसे लिखा? ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। जेड की प्लेस वैल्यू इसने लिख दी है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चेक कर लेता हूं कि ये वाला रूल यहाँ पे लग रहा है। तो आप करोगे सर चेक करो SUN, क्या मैं इसको 27 लिख सकता हूं? अभी चेक कर लेता हूं। तो S का अपोजिट क्या होता है? S का अपोजिट आप कहो सर H होता है। H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 8 प्लस U का अपोजिट क्या होता है? आप कहो सर F होता है। F की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 6। N का अपोजिट क्या होता है? आप कहो सर M। M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13। तो इन सबको मैंने जोड़ा तो कितना मिल गया मुझे? 27। ठीक है, तो मतलब मुझे रूल पता चल गया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं यहाँ से अपना आंसर निकाल सकता हूँ। तो मुझे क्या बताना था? CAT। ठीक है, CAT को कितना लिखा जाएगा? तो C का अपोजिट क्या होता है? आपको सर X होता है। X की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 24 होती है। A का कितना होता है? आपको सर A को तो 26 लिखा गया है, वैसे भी पता है, तो कितना? 26। और इसका T का अपोजिट क्या होता है बताओ? आपको सर T का अपोजिट होता है G। G को कितना लिखा जाता है? 7 लिखा जाता है। कितना? 7 लिखा जाता है। जब मैंने इन सबको जोड़ा तो ये कितना हो गया मेरा? 50। और ये कितना हो गया? 7। 57 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो इसमें कहा गया है वर्षा का संबंध किससे है? बादल से है। तो धूप का संबंध किससे होगा? काफी आसान है। ठीक है, तो वर्षा का संबंध बादल से किस प्रकार है? आप कहोगे सर वर्षा जो होती है वो किसके द्वारा होती है? बादलों के द्वारा। वर्षा किसके द्वारा होती है? बादलों के द्वारा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं वर्षा का स्रोत क्या है? बादल हैं। उसी प्रकार धूप किसके द्वारा? आपको सर सूर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दिक्कत तो नहीं किसी को? धूप का स्रोत क्या है? कहां से मिलती है धूप? आपको उसे सूर्य से। क्लियर? किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, काफी आसान है ये भी। कथन निष्कर्ष भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देखेंगे कथन में कहा गया है कुछ मुर्गियां बैल हैं, कुछ बैल वृक्ष हैं। ठीक है, ये कथन है आपके। और निष्कर्ष आपके ये दे रखे हैं। अभी हम निष्कर्ष पे बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कथन। आपने अच्छे से देख लिया? आपको सर बिल्कुल देख लिया। तो जब हम निष्कर्ष देख रहे होंगे तो सबसे पहले निष्कर्ष में हमें क्या देखना होता है? जो हमारे निष्कर्ष हैं ये डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं। ठीक है, तो हमने देखा वृक्ष और मुर्गियां, वृक्ष और मुर्गियां, वृक्ष इसमें हैं और मुर्गियां इसमें हैं। ठीक है, तो ये कैसे निष्कर्ष निकल रहे हैं? इनडायरेक्ट। यहाँ वृक्ष और मुर्गियां। ठीक है, तो कैसे निष्कर्ष? डायरेक्ट तो है नहीं ये। डायरेक्ट कौन से निष्कर्ष होते हैं? जो केवल एक कथन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट निष्कर्ष हैं। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कॉमन पर वैल्यू 100 होनी चाहिए। कॉमन वैल्यू कॉमन कौन सा है यहाँ पे कथन में? कथन में जो कॉमन है उस पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। कोई बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा ये चैप्टर तो पूरी डिटेल में आप जाके प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बातें मैं नहीं बता सकता, काफी लंबा वीडियो हो जाता है। क्लियर है? तो क्योंकि आपको ये भी कंडीशन पता है इसके ऊपर कितनी आएगी? 50, क्योंकि कुछ में जो होता है दोनों के ऊपर क्या आता है? 50-50। यहाँ भी 50 आना है और वृक्ष के ऊपर भी 50 आना है। ठीक है, तो आपने देखा कॉमन पर वैल्यू कितनी है? दोनों के ऊपर 50 है। जबकि रूल ये कहता है कॉमन के ऊपर एक के ऊपर तो कम से कम 100 होनी चाहिए। दोनों के ऊपर 100 तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉमन में दोनों के ऊपर 50 नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों पे 50 है तो मुर्गी और वृक्ष का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। मुर्गी और वृक्ष का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुर्गी और वृक्ष का रिलेशन नहीं बनेगा, मुर्गी वृक्ष का रिलेशन नहीं बनेगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों गलत हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे?
दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पूरा समझ में नहीं आया तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा कथन निष्कर्ष चैप्टर की। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, इसमें कहा गया है प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। प्रीति का कौन है? प्रीति का एक अरुण नाम का पुत्र है। मैं प्रीति को लिख देता हूं पी से। ठीक है, प्रीति का अरुण नामक एक पुत्र है, अरुण नाम का। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है, अरुण नाम का पुत्र है। ठीक है, पुत्र पुत्री क्या आते हैं हमारे, नीचे आते हैं। ठीक है, तो कोई प्रीति थी, उसका कोई पुत्र है अरुण नाम का। क्लियर? राम प्रीति का भाई है। राम क्या है? प्रीति का भाई है। तो भाई बहन क्या आते हैं, एक ही लाइन में आते हैं। राम क्या है? प्रीति का भाई है। आर ए लिख दो इसको भी। ठीक है, आर ए लिख दो, क्योंकि रीमा भी है ना, कभी आर से कंफ्यूज हो जाओ। तो मैंने क्या लिख दिया, राम को आर ए। क्लियर? यहां तक राम प्रीति का भाई है। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। अब नीता का हमें पता नहीं ना रीमा का पता, तो हम यहाँ पर इसमें मर्ज नहीं करा सकते। फिर आगे पढ़ेंगे। नीता राम की बहन है। नीता जो है राम की बहन है। राम की बहन है तो इसी लाइन में आएगी। नीता राम की बहन है, तो मैंने कहा था फीमेल को माइनस साइन देंगे और मेल को प्लस साइन देंगे। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो थी ये लाइन छोड़ी थी हमने, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। नीता की क्या है? रीमा नामक पुत्री है। रीमा नाम की पुत्री है। आर आई लिख देता हूँ इसको, पुत्री है। क्लियर है? तो इसने पूछा क्या है, इसने कहा है अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। मतलब अरुण का रीमा से क्या संबंध है। तो रीमा से क्या बता सकते हैं, बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर ये तो मेरी माँ जी हैं। ठीक है, क्या है इसकी? माता। तो माता की बहन क्या हो गई? मौसी। माता की बहन क्या हो गई? मौसी। जो कौन है मेरा? मौसी का लड़का ही तो है। मौसी के लड़के को क्या कहेगी? रीमा। क्या कहेगी मौसी के लड़के को? आप कहोगे सर मौसेरा भाई कहेगी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, अगर आप यहाँ 5/5 कर पा रहे हैं तो विश्वास रखिए आप वहां भी 5/5 ही कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को आपको फॉलो कर लेना है, तब तक आपका एग्जाम होगा। आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मैं सिलेबस में ही उठाकर आपके क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।